गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर है आज हमारा। अब तक हमने अपने ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, फोर फीचर, इन सब को हम कर चुके हैं। फोर फीचर के बाद री इशू किया था। ठीक है, अब तक हमारा जो मेन प्रैक्टिकल पोर्शन है वो अपना कवर हो जाता है। यहाँ तक आपका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर बनता है, जिसमें कि ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, प्लस फोर फीचर आएगा, प्लस री इशू आता है, रेशो आ गया, और प्लस प्रोराटा अलॉटमेंट। इन सब को मिला के एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका ज़रूर आता ही आता है, हर बार आता है पेपर में। तो आपके लिए ये एक एडवाइस है कि यहाँ तक अपना बहुत टिप्स पे कर लो, ताकि 15 मार्क्स आप ना खो, इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन रहता है वो है हमारा अब बाय बैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का क्या मतलब होता है? अब तक हमने देखो जो हमने किया, इशू किए थे शेयर्स। इशू करते हैं तो हम क्यों इशू करते हैं शेयर्स को? हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। खुद की हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि हम बिज़नेस को आगे इन फ्यूचर रन कर सकें। तो हम अपनी कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिनको कहते हैं शेयर्स, और हम उनको इशू करते हैं तो उन्हें कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो अब है हमारा, हमने इशू कर चुके हैं शेयर, अब हमें भी अपने शेयर्स को वापस ख़रीदना है। हम अपने शेयर्स को, उन्हें कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब बाय बैक ऑफ शेयर्स है जो, उसके लिए हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा है कि सेक्शन 68 कहता के अकॉर्डिंग कंपनी बायबैक कर सकती है अपने खुद के इशू करे हुए शेयर्स का। उसे हम कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। अब कंपनी बायबैक के लिए जाती क्यों है? वो काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, आप जब शेयर आपने इशू किए हैं, इसका मतलब है आपने अपनी कंपनी की ओनरशिप बहुत सारे लोगों के हाथों में दी है। जब ओनरशिप ज़्यादा लोगों के हाथों में होती है तो अलग अलग व्यूज़ होंगे, अलग अलग आइडियाज़ होंगे। तो कई बार अच्छी तो बात होती है कि हमें न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, लेकिन कई बार जब एक्सेस में हो जाते हैं नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स, तो हमें मैनेजमेंट में हमारी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को ख़रीदना वापस शुरू कर देते हैं। वापस ख़रीदने का मतलब क्या है? हम अपनी ओनरशिप वापस ले रहे हैं उन लोगों से, ताकि ओनरशिप जो है वो लिमिटेड लोगों के हाथ में रहे। तो उससे हम, इसीलिए हम क्या करते हैं, बायबैक। फर्स्ट रीज़न तो हमारा हो गया ओनरशिप के लिए। ठीक है, ओनरशिप विदड्रॉ करनी है हमें। एक हमारा रीज़न होता है कि मान लो हमें जो है, हमें पैसे की ज़रूरत, मतलब कि हमें अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है। शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है मतलब कि जब हमारी जो कंपनी में हमारी कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा, वो बैलेंस नहीं हो रहा और उसे हमें रीबैलेंस करना है। ठीक है, तो उसे रीस्ट्रक्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, बायबैक करते हैं। तो ये जो दो हमारे मेन रीज़न हैं बायबैक के। बायबैक ज़रूरी नहीं है हमेशा ही अच्छा हो, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो बायबैक का जो एक नेगेटिव चीज़ भी कई बार होती है कि मार्केट में ये भी इमेज बन जाती है कि इसके किसी कंपनी है, उसके शेयर जो हैं ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं है उसके शेयर में। तो मान लीजिए आपके शेयर का प्राइसेस जो है वो मार्केट में कम होने लगा है। ठीक है, रेगुलर आपका प्राइस कम होता जा रहा है। तो ऐसे में अपना शेयर का प्राइस गिरता हुआ रोकने के लिए भी कंपनी खुद मार्केट में एंट्री करती है और खुद ही अपने शेयर्स खरीदने शुरू कर देती है हाई रेट पे, ताकि शेयर की वैल्यू एकदम से बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम बायबैक करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस क्या हैं बायबैक की, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो, सेक्शन 68 हमें कहता है सिर्फ कि हम बायबैक कर सकते हैं। सेक्शन 68 अलाउज़, और उसकी जो कंडीशंस है, किन कंडीशंस के अंतर्गत आप बायबैक करोगे, वे कंडीशंस कहाँ लिखी है, सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 में। तो अब हम अपनी कंडीशंस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि बायबैक जो है ये ऑथराइज्ड होना चाहिए, किसके द्वारा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी कंपनी के पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इसमें कंपनी की इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होती हैं। तो बायबैक करना किसी भी कंपनी का एक पर्सनल मैटर है, एक इंटरनल मैटर है, तो ये हम कहाँ लिखते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बायबैक जो है ऑथराइज्ड होना चाहिए, किसके द्वारा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। फिर सेकंड है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए, किसमें? जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स की होती हैं, जिसे हम कहते हैं एजीएम कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। फिर वो जो शेयर होल्डर्स आपके वहाँ पे मिलेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में, वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जो कि किस नेचर का होगा? स्पेशल नेचर का होगा। स्पेशल नेचर का रेजोल्यूशन करने का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन हमारे दो तरह के होते हैं। जो रेजोल्यूशन होता है हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है, साधारण रेजोल्यूशन, और एक होता है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन। जो हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, इसमें मेजॉरिटी सिर्फ हमें हाफ चाहिए होती है, कि भाई हाफ की मतलब एक जगह 51 हो गया, एक जगह 49% है, तो जहाँ मेजॉरिटी होगी उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, इसमें हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है 3/4। 3/4 मेजॉरिटी का मतलब क्या है? 75%, ये हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो बायबैक के लिए कैसा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये भी आपका एक मल्टीपल क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप थियरी में लिखोगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर अंडरलाइन करनी है, कि जिससे आपका एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान जाए आपकी शीट की तरफ, ठीक है। एक तो कि भाई पहले पॉइंट में क्या था? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़रूरी है। दूसरे में क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन को हाईलाइट कर दो, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग में। फिर आगे कहता है कि बायबैक ऑफ शेयर्स कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब कि जितना आपका पेड अप कैपिटल है, जितना आपको पेड अप क्या होता है अभी हमने पढ़ा, जितना शेयर होल्डर आपको पे कर चुके हैं, वो पेड अप कैपिटल प्लस जितना भी कंपनी ने फ्री रिजर्व्स अपने बना रखे होंगे। फ्री रिजर्व्स कहाँ से बनते हैं? हमारे जो हमारे प्रॉफिट में से हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालते हैं, अपना रिज़र्व बनाते हैं अनसर्टेनिटीज़ को मीट करने के लिए। तो उन दोनों का प्लस जितना आएगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 25% से, उसके 25% से ज़्यादा नहीं आपका बायबैक का अमाउंट होना चाहिए। बायबैक का अमाउंट का मतलब क्या है कि आपने कि कंपनी ने ए को शेयर दे रखे थे, ठीक है, 10 रुपये के दे रखे थे या जितने के भी दे रखे हों, अब कंपनी ने पहले दिए थे, अब कंपनी वो शेयर वापस लेती है। तो जो अमाउंट वो वापस ले रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक्स अमाउंट है, और कंपनी ने वो एक्स अमाउंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो वैल्यू मैं इसको एक्स से लिख रही हूँ, ठीक है, वो वैल्यू कम होनी चाहिए किस से? 25%। किसका? दो चीज़ों का। फर्स्ट पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ठीक है। वो अमाउंट जो आप बायबैक कर रहे हो वो कम होना चाहिए 25%। किसका 25%? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, ठीक है। उतना अमाउंट आप बायबैक कर सकते हो अगर आपका इतने से कम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनीज एक्ट 2001 जो था वो हमारा अलाउ करता था, अमेंडमेंट हुई थी जो, कि बायबैक बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट मीटिंग ऑफ द बोर्ड provided buyback does not exceed 10% of paid up equity capital and free reserves of the company। छोड़ दो बेशक इस पॉइंट को, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग है, हमारा 2013 ही है वैसे भी। फिर नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द डेट ओन्ड बाय द कंपनी, मतलब कि जितना कंपनी का ऋण है, ऑन डेट्स है, वो रेशियो शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द कैपिटल एंड फ्री रिजर्व आफ्टर बायबैक। बायबैक जब आप करते हो इसका मतलब आपकी कैपिटल जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। आपने शेयर होल्डर से पैसा वापस लिया, आपकी शेयर कैपिटल कम हो रही है। तो अगर आपने कैपिटल अपनी कम कर ली है, इसका मतलब आपने पहले दे रखा था, आपका मनी की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही थी ना वहाँ से। अब आप क्या करते हो कि आपने वो मनी की रिक्वायरमेंट अपने डेट्स से पूरी करनी शुरू करते हो, कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं। तो वो जो आपका डेट का अमाउंट है बायबैक के बाद, कि भाई आपका एक जो इनकम का सोर्स है वो कम हो गया, शेयर होल्डर्स जो हैं वो कम हो गए, तो आप ये जो पैसा शेयर होल्डर से लिया था अब आप सोचते हो कि ये पैसा मैं अपना कमी पूरी करने के लिए मैं डेट्स ले लेता हूँ मार्केट में से, या किसी बैंक से लोन ले लेता हूँ। तो वो जो लोन बायबैक करने के बाद जो लोन का अमाउंट होगा वो बढ़ना नहीं चाहिए, वो दुगना नहीं होना चाहिए। किसकी बजाय दुगना नहीं होना चाहिए? कैपिटल जो बायबैक करने के बाद बचेगी वो प्लस फ्री रिजर्व, उससे दुगना डेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेट बायबैक करने के बाद दुगना हो जाता है तो आप बायबैक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑल द शेयर्स फॉर बायबैक फुल्ली पेड अप।
और फुली पेड अप होने चाहिए वे शेयर्स, उन्हीं को आप बाय बैक करोगे। मान लो आपने कॉल्ड अप किया था 10, लेकिन आपका पेड अप सिर्फ 8 ही रुपये है, 2 एरियर है, इसका मतलब आप ऐसे शेयर्स को बाय बैक नहीं कर सकते हो। फुली पेड अप आपका शेयर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन है कंपनी मस्ट फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सोलवेंसी। सोलवेंसी की डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास। सोलवेंसी का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो दिवालिया नहीं हुई है, और दिवालिया नहीं हुई है इसीलिए नहीं मंगवा रही अपने शेयर्स, बाकी किसी और रीज़न की वजह से मंगवा रही है। तो कंपनी को रजिस्ट्रार के पास ये डिक्लेरेशन देना होगा, किसका, डिक्लेरेशन ऑफ सोलवेंसी का। अगला पॉइंट है कि द बायबैक ऑफ शेयर्स लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन ऑफ सेबी। सेबी को क्या होता है, हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा पूरी मार्केट को रेगुलेट करता है, हमारी सिक्योरिटी मार्केट को। तो जो कंपनीज लिस्टेड हैं सेबी में, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, उनको सबको गवर्न सेबी करता है। तो बायबैक के लिए भी उनको वही रूल्स फॉलो करने होंगे जो सेबी डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि सेबी क्या है, रेगुलेटर है मार्केट का। फिर है बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। जो शेयर्स मतलब कि जो कंपनी ने अपने जो शेयर, या कोई कंपनी मान लो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है और उसको बायबैक करना है, तो उसके लिए कौन से उसके रूल्स फॉलो करने होंगे, वो होंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। अनलिस्टेड शेयर्स के बायबैक के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। तो आपका एक मल्टीपल क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कौन से शेयर्स की, जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनको बायबैक करने के लिए हमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कौन से, ये वाले का। फिर नेक्स्ट है अ कंपनी दैट बायबैक इट्स ओन शेयर्स। जिस कंपनी ने अपने खुद के शेयर बायबैक करे हैं, उनको वो शेयर जो बायबैक करे हैं उनको 7 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय करना होगा। 7 दिन के अंदर अंदर शेयर, वो जो कंपनी है उसको अपने उन शेयर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। किसकी प्रेजेंस में, या तो रजिस्ट्रार की या फिर बैंकर की। बैंकर कौन सा है, मर्चेंट बैंकर। देखो मर्चेंट बैंकर कौन है, जिसने कंपनी का हेल्प किया था बायबैक करने में। कंपनी जो है अपने आप ना करके वो एक बैंक की सहायता लेती है, मर्चेंट बैंकर बोलते हैं उसे, कि भाई बैंक कहते हैं कि आप सिर्फ ये रूल्स वगैरह बताओ, बाकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा वो हम अपने बैंक के द्वारा करवाएंगे। तो वो बैंक होते हैं मर्चेंट बैंकर। ठीक है, ऐसी सर्विस को बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। तो कंपनी जो शेयर बायबैक करी हैं उसको वो 7 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय करने होंगे। किस प्रेजेंस में, किसके सामने, एक तो मर्चेंट बैंकर की, या फिर रजिस्ट्रार की, या फिर कोई एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की प्रेजेंस में। तो ये हो गई हमारी कंडीशंस किसकी, बायबैक की। अब आगे है सोर्सेज हैं बायबैक के। बायबैक करने के लिए आप जो पैसा है आपने दोबारा शेयर होल्डर को अब देना है। क्यों? क्योंकि आप उनसे शेयर ले रहे हो वापस। तो आप कहाँ से पैसा उठाओगे, कौन सा पैसा यूज़ करोगे। फर्स्ट है, अब इसकी कंडीशन के लिए देखो सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 है। सेक्शन 68 कहता है बायबैक कर सकते हैं। सेक्शन 68 सब सेक्शन 1 कहता है वे स्रोत, वे सोर्सेज जहाँ से आप बायबैक का मनी उठा सकते हो, वो सब सेक्शन 1 में है। और सब सेक्शन 2 में क्या है, कंडीशंस, जो अभी हमने करी हैं। तो कहाँ क्या क्या सोर्स हैं, फ्री रिजर्व्स अगर कंपनी ने जो बना रखे हैं, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो आप प्रीमियम पे इशू कर रहे होंगे आपने शेयर, वो अमाउंट। फिर है द प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, कि आपने बायबैक करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आपने फिर क्या किया, दोबारा से शेयर इशू करे, वहाँ से पैसा आया, उस पैसे से आपने बायबैक करा, उसका मतलब है प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अब नीचे आपकी यहाँ पर सेबी की गाइडलाइंस दे रखी हैं। इतना ज़रूरी नहीं है गाइडलाइंस, आप फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी नहीं आती हैं ये। फिर नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट इन एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट का मतलब देखो क्या होता है। एस्क्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जब कंपनी एक ऐसा अकाउंट बनाती है कि भाई उसको कोई एक स्पेसिफिक ड्यूटी परफॉर्म करनी है जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रहेगी। तो वो क्या करती है कि एक अकाउंट बनाती है किसी बैंक के साथ, एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं उसे, कि भाई हम इसमें पैसा तब तक रखेंगे जब तक हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस जो है कंप्लीट नहीं हो जाता।
तो एस्क्रो अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हमें वो पर्पस भी मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर बायबैक में देखो क्या है कि कंपनी जो है उसने शेयर होल्डर को पैसे देने हैं। ए मान लो शेयर होल्डर है, इसने इसको मनी देना है। क्यों देना है? क्योंकि ए ने उसको क्या दिया है? शेयर्स दिए हैं। ठीक है, अब मान लो ए ने उसको शेयर्स दे दिए और कंपनी के पार्ट पे पैसा पे करने में थोड़ी डिले हो जाता है, पूरा पैसा नहीं देती, तो क्या करती है कंपनी, उतने दिन तक एस्क्रो अकाउंट को पैसे को वो छेड़ नहीं सकती। ठीक है, कंपनी ने क्या किया कि बायबैक करना है उसको, तो कितने अमाउंट तक उसको बायबैक करना है, वो अमाउंट या उससे थोड़ा एक्स्ट्रा वो एक बैंक अकाउंट खुलवाती है, बैंक में अकाउंट खुलवाती है जिसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। कहते हैं कि भाई हमें बायबैक में बायबैक का काम करना है, उसके लिए हमें एस्क्रो अकाउंट खुलाना, उसमें पैसे रखने हैं। तो हम उस अकाउंट में से पैसे तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपने जिस पर्पस के लिए बैंक में अकाउंट खोला वो पर्पस आपका पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका करने का पर्पस क्या होता है, देखो कि भाई अब देखो 3 बंदे हैं, 3 पार्टीज़ हैं यहाँ पर। एक तो कंपनी होगी, एक शेयर होल्डर हो गया, एक इन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है बैंक, जिसने एस्क्रो अकाउंट खोला हुआ है। कंपनी ने पैसे कहाँ रखे? बैंक के पास, एस्क्रो अकाउंट में। ठीक है, अगर कंपनी जो है पैसे ना दे पाए शेयर होल्डर को अपने पैसे अपनी तरफ से, तो वो ये जो बैंक होता है ये शेयर होल्डर को पैसे देता है। ठीक है, तो ये पैसे इसीलिए नहीं निकाले जाते जब तक जब का पर्पस जो है पूरा नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जो बैंक होता है ये गारंटी लेता है कंपनी के बिहाफ पर कि शेयर होल्डर को कहते हैं कि अगर कंपनी आपको पे नहीं कर पाती तो हम आपको वो पैसा देंगे जो आप हमने बायबैक के लिए कंपनी ने देना था। ठीक है, तो ये एस्क्रो अकाउंट है जो एक तरह से सिक्योरिटी के तरह से इसको रखा जाता है कि अगर हमें इन केस हम नहीं दे पाए तो हमारा जो पैसा है हम कहाँ से उठा सकते हैं? एस्क्रो अकाउंट से उठा सकते हैं। ये होता है एस्क्रो अकाउंट का मतलब। अब एडवांटेज क्या है बायबैक के, कि एडवांटेज देखो मैंने आपको वैसे भी बता ही दिए हैं क्या क्या हैं शुरू में। इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, कंपनी को जो कैपिटल नहीं चाहिए वो वापस मंगवा लेता है। फिर है इट हेल्प्स अ कंपनी टू ऑब्स्ट्रक्ट और फ्रस्ट्रेट टेक ओवर, इसका मतलब मान लो आपके जो शेयर होल्डर ज़्यादा हो रहे हैं, अगर शेयर होल्डर की डोमिनेंस ज़्यादा होगी तो आपकी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम शेयर होल्डर ही कम कर देते हैं। ठीक है, फिर है देखो इस केस को ना क्या कहते हैं, जब शेयर होल्डर ज़्यादा हो जाते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट में हद से ज़्यादा बोलते हैं और पूरी कंपनी को ही खरीद लेते हैं शेयर होल्डर, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय आउट। उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय आउट। ये आप अपना या तो फाइनल ईयर में पढ़ोगे या एमकॉम में पढ़ोगे। ठीक है, एमकॉम में डिटेल में हो जाता है, बीकॉम में शायद ही आए। तो आप इस टर्म को बोलते हैं मैनेजमेंट बाय आउट। जब ये कंडीशन होती है तो हम इस चीज़ को रोकने के लिए अपने बायबैक करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर बायबैक द शेयर ऑफ कंपनी विल हैव द एडवांटेज ऑफ सर्विसिंग रिड्यूस्ड कैपिटल बेस। कैपिटल बेस कम हो गया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो गए, तो उनका क्या होगा, प्रॉफिट का पोर्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, हायर डिविडेंड उनको बाकी वालों को मिलने लग जाएगा। डिविडेंड हम कैसे बांटते हैं, अर्निंग पर शेयर कैसे डिसाइड करते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो आपका होता है वो इंटरेस्ट टैक्स माइनस करने के बाद, ठीक है, प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो, टैक्स माइनस कर देते हो, उसके बाद जो बचता है उसका आप शेयर होल्डर में बांटते हो। वो कैसे बढ़ता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब आपकी ये चीज़ कम हो गई है, ठीक है, रिड्यूस हो गया है बेसिस का, मतलब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो जाएगी। ये एडवांटेज है शेयर होल्डर के लिए। फिर है बायबैक प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कंपनी टू यूटिलाइज इट्स सरप्लस विच इज़ लाइंग अनयूटिलाइज्ड। काफ़ी दिनों से सरप्लस अमाउंट अनयूटिलाइज पड़ा है तो अब वो यूज़ हो जाएगा बायबैक करने में। फिर है इट इनेबल्स द कंपनी टू बाय द शेयर्स ऑफ डिससेटिस्फाइड डिसेंटिंग शेयर होल्डर। कोई शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई है, ज़्यादा बोलता है, फालतू में केस कर देता है, हर बात में चेंचे करता है, ऐसे शेयर होल्डर को ख़त्म करने के लिए भी हम बायबैक कर लेते हैं। ठीक है, बायबैक इज़ हेल्पफुल इन बाइंग द शेयर्स ऑफ रिटायरिंग एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है वो अपने शेयर आगे किसी और को ट्रांसफ़र ना कर जाए, उससे पहले कंपनी उसके अपने शेयर खरीद लेती है। फिर है नेक्स्ट बायबैक ऑफ शेयर हेल्प्स इन अचीविंग और मेंटेनिंग अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि जो हमें टारगेट्स अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर रखनी है, अगर हमारी इम्बैलेंस होती है तो हम बायबैक कर लेते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए बायबैक हमारी हेल्प करता है। फिर है रिड्यूस्ड कैपिटल विल रिप्रेजेंट द रियल वैल्यू ऑफ एसेट। इससे हमारी रियल वैल्यू पता चलती है एसेट की।
फिर है इट वुड इंक्रीज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे इंक्रीज़ करेगा भाई, आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो गई तो आपके शेयर की वैल्यू भी मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है। फिर है बायबैक ऑफ शेयर प्रिवेंट द डाउनवर्ड ट्रेंड और फॉल इन द वैल्यू ऑफ शेयर। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपके शेयर के प्राइस की वैल्यू अगर कम होती है तो कंपनी खुद ही अपने शेयर हाई प्राइसेस में खरीदना शुरू कर देती है अपनी इमेज बनाने के लिए सिर्फ। फिर है बायबैक ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर होल्डर टू सेल देयर odd lot of shares and hence the company can get rid of odd lot of shares। odd lot of shares का मतलब क्या है कि भाई odd और even जैसे आपको पता ही 2 नंबर हैं, तो आपको अगर शेयर होल्डर का जो लोट है जो शेयर्स का, मान लो जो शेयर जब दिए जाते हैं तो लोट्स में दिए जाते हैं कि मान लो या तो 500 का लोट है या 5000 का लोट है। कई बार क्या होता है कि जो लोट होता है शेयर्स का वो ऐसा आ जाता है, ऐसा, ठीक है, ये एक ओड लॉट हो गया। तो ये थोड़ा अजीब सा रहता है कैलकुलेशन वगैरह करने में, और भी ज़्यादा अजीब क्या हो जाता है, ऐसे आ जाते हैं शेयर, ऐसे ऐसा लोट बन जाता है। तो ये ओडनेस ख़त्म करने के लिए, इवन बनाने के लिए इसको अपने शेयर कंपनी जो है वो वापस कर लेती है। इसको इवन बनाने के लिए क्या करेगी वो अपने, मान लो इसको मान लो 1000 का बनाना है, उसको 1000 का लोट बनाना है तो 413 का शेयर्स का बायबैक कर लेगी। ये होता है लोट को इवन बनाना, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट है हमारी जर्नल एंट्रीज़ क्या होंगी। अब इसकी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो देखो एक बार, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब जर्नल एंट्रीज़ में क्या है कि हमने बायबैक करना था, जो अमाउंट चाहिए था हमें उसके लिए हमने क्या किया, फ्रेश इशू किया है। अब हमने जो सोर्सेज पढ़े थे बायबैक करने के, उसमें ये था ना कि थर्ड सोर्स देखो इसमें क्या लिखा है, द प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। इसका मतलब हमने कोई अलग से शेयर इशू किया है बायबैक का पैसे के लिए। उसके लिए अब हमारी इशू की एंट्री देखो, अब तक आप कर ही चुके हो, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन से, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, सेकंड एंट्री। फिर अब थर्ड में जब हम बायबैक करते हैं, अब क्या है, बोट बैक एट पार पे हम बायबैक कर रहे हैं। बायबैक करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल कम होती है, शेयर कैपिटल कम होती है इसलिए शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ये है हमारी फर्स्ट एंट्री ड्यू करने की बायबैक को, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर हमारे कम हो गए हैं, ठीक है, ये हमारी होगी ये। फिर है, अब हमने पहले ड्यू करी थी, अब हमने उनको पैसे दे दिए हैं, पैसे देते हैं तो हमारा क्या कम होता है, बैंक कम होता है। तो अब क्या करेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ द बॉट बैक एट डिस्काउंट, अब तक हमने पार किया था, डिस्काउंट पे अगर हम बायबैक करते हैं, डिस्काउंट पे बायबैक करने का मतलब क्या है कि आपने मान लो 10 रुपये का तो इशू किया था, ठीक है, आपने शेयर होल्डर से पैसे तो 10 रुपये के हिसाब से लिए थे, ठीक है। जो शेयर होल्डर है ए, उसने कंपनी को पैसे दिए थे 10 रुपये, लेकिन जब कंपनी की बारी आई देने की तो उसने 8 रुपये ही दिए। इसका मतलब बायबैक उसने डिस्काउंट पे किया। तो ये जो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ये हमारा प्रॉफिट कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। बाकी एंट्रीज हमारी सेम रहेंगी, शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर, एक अलग से एडिशनल एंट्री क्या आ जाएगी, टू कैपिटल रिजर्व, जो अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा प्रॉफिट का बना है। फिर है सेम नेक्स्ट एंट्री पे करने की शेयर होल्डर टू बैंक। फिर आपका नेक्स्ट केस आता है प्रीमियम पे बायबैक का। प्रीमियम पे बायबैक है तो क्या आपका लॉस हुआ है, एक्स्ट्रा मनी आपको देना पड़ा है, तो क्या नई चीज़ आ जाएगी, सिर्फ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सबसे पहले जनरल रिजर्व में से पैसे उठाने हैं, अगर वहाँ से भी कम रह जाए तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को छेड़ना होता है फिर, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट होते हैं जिनमें से हम पैसा उठाते हैं प्रीमियम के वक्त पे बायबैक के लिए। बाकी एंट्री तो सेम ही है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर होल्डर। फिर सेकेंड एंट्री भी सेम रहेगी, शेयर होल्डर टू बैंक, ये कह रहा है वो। अब यहाँ पर एक क्या कहता है कि अगर बायबैक जो है वो आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स में से करा जाए, आउट ऑफ फ्री रिजर्व में से करा जाए, तो आपको क्या करना है कि जितना अमाउंट का आपने फ्री रिजर्व में से उठाना है उतने का आप क्या बनाते हो, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हो,
ठीक है। यहाँ क्या कहता है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर परचेज शेल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जितना आपने नॉमिनल वैल्यू जितनी शेयर की है उतने का आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं, उतने अमाउंट। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, फ्री रिजर्व टू CRR। CRR का मतलब है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये आपने कहाँ से उठाया, ये पैसा फ्री रिजर्व में से उठाया, इसलिए फ्री रिजर्व आपका कम हुआ है, इसलिए इसको डेबिट करना पड़ा हमें। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री प्लस थियोरी। तो कल हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका बायबैक का, ठीक है।